Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज मिलते हैं क्लास 12 के लिए और क्लास 12 में जो हमारा पोर्शन चल रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक लेक्चर हो चुका है फर्स्ट रेट मेजर, यानी कि रेट ऑफ मेजर ऑफ क्वांटिटीज इन डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए हम लोगों ने निकाला था, वॉल्यूम के लिए निकाला था, सर्कल के लिए निकाला था, तमाम सारे उसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे कि क्या इफेक्ट होता है। तो रेट मेजर पे हम काम कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का जो सेशन है वो है इसका सेकेंड, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मैंने बोर्ड के पीछे काफी कुछ लिख दिया है आपके लिए। डेफिनेशन बहुत लंबा था, अगर मैं उसको सिर्फ बोलता तो शायद आपको लगता कि पता नहीं सर क्या बोल के चले गए, तो इसलिए मैंने उसको यहां पे थोड़ा लिखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं अभी सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक एग्जाम्पल टेकअप करते हैं आपके लिए, और वो एग्जाम्पल क्या है उसको पहले देखते हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, तो यहां पर कंसीडर, यहां पर हम यहां पर कहीं ना कहीं कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम यहां पर एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन लेते हैं और उसको जरा वॉच करते हैं कि क्या घटना इसके अंदर हो रही है। पहली बात तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, इतना तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप मुझे लगता है कि जानते भी होंगे। और कि इसका ग्राफ कैसा आता है। इसका जो ग्राफ होता है वो यू के शेप में आता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो ग्राफ आता है वो यू के शेप में आता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे जैसे यहां पर ये आपका जो है 1 हो गया, ये आपका 2 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, और इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आप ये समझ रहे हैं यहां पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस शेप में आएगा। लेकिन ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या वो दोनों है, या वो दोनों ही नहीं है, या कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर वो डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाने वाले हैं और जरा अलग अलग चार्टिंग पे देखते हैं। दो तरह की चार्ट हम बनाएंगे यहां पर, कि यहां पर हम x की वैल्यू लेंगे और यहां पर fx की वैल्यू लेंगे। यहां पर एक चार्ट फाइंड करते हैं और यहां पर भी एक चार्ट फाइंड करते हैं। ये x है, ये fx। तो आप सोचेंगे दो जगह हमने चार्ट क्यों बनाया, क्योंकि हमको यहाँ पे एक बार हमको इस तरफ के नंबर्स लेने हैं और एक बार उस तरफ के नंबर लेने हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। अब आप देखिए, अगर मैंने यहां पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप यहां पर अगर -2 पुट करते हैं सपोज दैट, तो ये आपका देखिए यहां पर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है एंड सो ऑन। हम -2 से ही ले लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे बोलते हैं कि सर समझ नहीं आता है, और कैसे हम लोग इसको समझें या किस तरीके से, कि इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, मोनोटोनिक क्या है, इन चीजों को समझने के लिए। तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको जा रहा हूं और बिल्कुल आप ही बोल पड़ेंगे कि हाँ, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए -2 हमने लिया। एक बार स्टडी करते हैं इस पूरे कर्व के लिए। तो -2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। -3/2 पर अगर इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू 9/4 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर हम यहां पर -1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर अगर -1/2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाएगी। और अगेन अगर 0 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपने निकाला। जरा वॉच कीजिए कि आप जैसे जैसे -2 से बड़ा क्या है, -3/2,
भाई यहां पर -2 से बड़ा क्या है, -3/2, उससे बड़ा क्या है, -1, उससे बड़ा क्या है, -1/2, उससे बड़ा क्या है आपका जो है 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटीज हमने ली है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन जरा रिजल्ट के बारे में स्टडी कीजिए कि आपका पहली बार में रिजल्ट आया इस केस में 4, ठीक है। अगर 4 आया, फिर यहां 4 जो है वो 9/4 से बड़ा था, 9/4 जो है वो 1 से बड़ा था, ये आपका जो है वो 1/4 हो गया और ये आपका 0 हो गया। यानी आप ये देख रहे हैं कि हमने वैल्यू बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू पहले -2 लिया तो 4 आ गया, -6 लिया तो और कम हो गया, उससे वैल्यू कम हो गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यानी कि x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे fx की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, वो कम होते जा रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x बट fx इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, x के लिए फिर दूसरा, अब राइट साइड चले जाते हैं। जब राइट साइड जाएंगे तो जरा यहां पर वॉच किया जाए, तो यहां राइट साइड जाने के लिए हम मान लीजिए 0 से ही आगे बढ़ते हैं, तो 0 पर 0, फिर यहां पर 1/2 पर इसकी वैल्यू 1/4, फिर यहां पर 1 पे इसकी वैल्यू 1, फिर यहां पर 3/2 पर इसकी वैल्यू अगेन 9/4 और फिर 2 पर इसकी वैल्यू 4। चलिए वहां भी हमने जो है वही पॉइंट्स लिए, यहां भी वही है, बस नेगेटिव लिया उधर। और यहां भी आप देखो ध्यान से, तो यहां भी क्या हो रहा है कि अगर आप वॉच करें तो 0 से बड़ा 1/2 है, फिर उससे बड़ा 1 है, फिर उससे बड़ा 3/2 है, फिर उससे बड़ा 2 है। यानी कि आपका जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहां भी बढ़ ही रहा था, बस वो निगेटिव में था, लेकिन निगेटिव में भी इंक्रीजिंग था। जब हम रियल नंबर सिस्टम में लेफ्ट टू राइट रन करते हैं, चाहे आप जहां भी हो, उस जगह से अगर आप राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप इंक्रीज कर रहे हैं। और जहां पर आप हैं वहां से अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अपने समझने के लिए यहां पर। तो यहां भी नंबर सिस्टम में नंबर बढ़ता जा रहा है। व्हाट हैपेंड अबाउट द fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के लिए आपने देखा 0 लेस देन 1/4 लेस देन 1 लेस देन 9/4 लेस देन 4। यानी आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है, आपके fx की वैल्यू भी बढ़ते चली जा रही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी कि यहां पर नंबर बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, यहां पर नंबर बढ़ रहा है लेकिन इसकी वैल्यू घट रही है। तो यहां पर 2 तरह के केस आ गए इसी केस में। अब क्या हुआ कि अगर आप इतने के बीच में देखें तो फंक्शन के अंदर क्या हुआ कि यहां पर फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं यहां फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ये पोर्शन डिक्रीजिंग है। और व्हाट अबाउट इन दिस पोर्शन, यानी कि राइट साइड जब हम जा रहे हैं तो फंक्शन जो है यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है। तो आपको एक बात समझ में आने लगी होगी कि कहीं ना कहीं फंक्शन जैसे जैसे हम वैल्यू को रखते हैं, अगर हमारा वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में है और उसका रिजल्ट भी बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर हम वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं लेकिन फंक्शन घटते हुए क्रम में आ रहा है, उसकी जो वैल्यू है घटते हुए क्रम में आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि उस एग्जांपल को आप अपने लिए सेट करना, ये नहीं है, बस मैं ऐसे ही दे रहा हूं। अब जैसे मान लो कि आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है। क्लास 10th में आपने 10th में जब आप थे तो आपने मान लीजिए कि 85% पाया। आपने नंबर कितना पाया? 85%। अब आप 11th में आए तो आपने क्या हुआ कि 86% पा गए। फिर आप जब 12th में आए तो आप 92% पा गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे आपका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि यू आर द इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आपका ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग। कहेंगे ना आप कि हम लगातार अपने जीवन में बढ़ते चले गए। तो यहां पर क्या हो गया? और अगर वही चीज हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप इसको आप अपने मन नहीं लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मान लीजिए आप 10th में तो 90% पाए, 11th में पता चला कि आप पास हो गए, ठीक है। मान लीजिए आप 85% पाए
और अगर आप इंटरमीडिएट में 80% पा गए तो क्लास बढ़ रही है और आपका जो ग्राफ है वो कम हो रहा है, यानी फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, तो इसी को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिक्रीज करते हुए कांस्टेंट भी आ जाता है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं वहां पे एक आपको ग्राफिकल कंडीशन से दिखाता हूं कि कब फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग माना जाता है। तो यहां पे अलग अलग मैं ग्राफ बनाने वाला हूं और आप जरा ध्यान से देखिए इसको। एक ग्राफ मैंने बनाया है यहां पर, ये अलग अलग कंडीशंस के ग्राफ होंगे, ये है। इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आपने कहा कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग भी दो तरह से होती है। इंक्रीजिंग भी क्या होती है, दो तरह से होती है। जैसे मान लो आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं, 9th क्लास में आपने 80% पाया, आप आए 10th में आपने 85 पाया, फिर 11th में भी आप 85 ही पाए, और फिर 12th में जाकर के जो है वो आप 90 पा गए। तो क्या हुआ कि जब 10th में आपने 85 पाया और 11th में भी 85 पाया, तो वहां पर क्या है, कांस्टेंट हो गए, मतलब बढ़े नहीं, कांस्टेंट हो गए, लेकिन आगे जाके फिर बढ़ गए, तो उसको इंक्रीजिंग माना जाता है। और एक होता है कि लगातार, जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि आप लगातार बढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दो चीजें आती है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक होता है आपका, जैसे इस केस में ये एक्चुअली क्या था कि यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। क्यों? क्योंकि वो लगातार घट रहा था और ये लगातार बढ़ रहा था, तो स्ट्रिक्टली का केस था, बट हमने वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है। तो इतनी बात आपको समझनी है। अब यहां पर जरा देखा जाए ध्यान से, तो अगर कोई ग्राफ इस तरह का बन रहा हो, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, आप जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको मुझे लगता है ब्लैक से ही ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पर अगर देखें तो यहां तक आप लगातार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़े और यहां पर कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी बढ़ी, यहां तक आई। अब जब आप यहां से यहां तक गए, तो इस केस में यहां से यहां तक आपकी वैल्यू बढ़ी नहीं, बट कम भी नहीं हुई, उतने ही पर रुकी रही। तो फिर इसके बाद देन आफ्टर आप जब यहां पर आए, यानी कि आपने जब ये वैल्यू बढ़ाई, तो फिर आपका वैल्यू यहां से बढ़ करके फिर यहां पहुंच गए, यानी आपका ये इंक्रीज कर गया। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरह से आप यहां भी गए, तो यहां तक ये कांस्टेंट रहा, कोई बात नहीं बढ़ा, फिर आगे बढ़ने लगा। तो कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग। यानी कि अगर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बढ़ने के साथ साथ वो कांस्टेंट भी है, तो भी कोई बात नहीं है, बस कम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो गया, तो एक्चुअली में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? तो उसके लिए भी देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा हो, अब देखिए इस बढ़ने में अंतर है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि लगातार आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहां पर जैसे जैसे आप वैल्यू लेंगे, हर पॉइंट पर आप देखिएगा, चाहे पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, तो जैसे जैसे आप देखिए इधर एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपका यहां देखिए वाई भी बढ़ रहा है, तो वाई भी आपका यहां इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और बड़ा मजा आता है इनको समझने में, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग में क्या होगा कि मान लीजिए आए, फिर डिक्रीज किया, फिर कहीं कांस्टेंट हो गए, तो अब यहां कम तो हो रहे हैं आप देखिए, पहले आपका ये वैल्यू कम थी, एक्स की वैल्यू 0 थी, तो वाई हाईएस्ट था। फिर आपकी वैल्यू जब एक्स में बढ़ गई, यहां एक्स में बढ़ गई, यहां से यहां तक आ गए, तो इस केस में फिर आपकी देखिए वाई घट के कम हो गई, फिर यहां कांस्टेंट रही, फिर इसके बाद यहां तक कांस्टेंट रही, फिर इसके बाद फिर जब आप थोड़ा और आगे बढ़े, तो यहां पर फिर ये कम होकर के फिर यहां आ गई। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसा आपने उस एग्जांपल में भी देखा। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? डिक्रीजिंग
फंक्शंस, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब यहां क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया। अब यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है कि मान लीजिए कि अब आप कहीं से भी चले, जहां भी वैल्यू आपकी रही वहां से लगातार कम हो रही है। ये देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने लगा, आप कहीं कांस्टेंट भी नहीं हो रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, लगातार कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू आप x की बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y जो है, आप देखिए इस जगह पर आप गए तो यहां पर y आपका इतना आया, यहां पर आप आए मान लीजिए तो इसका वैल्यू और कम हो गया, यहां पर जब आप आए तो इसका वैल्यू और कम हो गया, यानी लगातार आपका y कम होते जा रहा है और x यहां बढ़ते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे आज। अब यहां पर दूसरा क्या है कि ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं आपके सामने कि जो फंक्शन ना इंक्रीज करते हैं और ना डिक्रीज करते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन फंक्शन हम बात कर रहे हैं या कोसाइन फंक्शन, अगर इस तरह का बात करें और भी आप इस तरह से आ रहे हैं, तो आप जरा देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि आपका फंक्शन यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां भी डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल में अगर बात करें कि मान लो ये अगर 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका 3π/2 है, फिर ये आपका जो है π/2 और पाई भी तो जाएंगे ना, तो ये आपका मतलब इस केस में उल्टा हो गया ना, ये आपका 0 हो जाएगा जैसे जो ग्राफ हमने बनाया है, और ये आपका π/2 हो गया, ये आपका जो है वो पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, और अगेन ये आपका 2π हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन इंटरवल में जितना वो डिक्रीज कर रहा है, यानी 0 से लेके पाई तक वो डिक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज किया, और फिर पाई से लेकर के 2π तक वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक सर्टेन इंटरवल में आधे में वो इंक्रीज कर रहा है और आधे में वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को नीदर इंक्रीजिंग नॉर, इसको बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं ये ना ही फंक्शन बढ़ रहा है और ना ही ये फंक्शन घट रहा है, क्योंकि उतना बढ़ रहा है उतना ही कम हो जा रहा है, फिर बाकी बैलेंस हो जा रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो ही गया होगा। मैं यहीं पर आपको अब जो डेफिनेशंस हैं उस पर जरा चर्चा करता हूं कि मैंने लिखा क्या है, क्योंकि डेफिनेशन तो अभी पीछे छूट गई। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए, उसी कॉन्सेप्ट पे वो रिटर्न वर्ड है जो रिटर्न में लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि डेफिनेशन इसकी बोली गई कि लेट आई बी एन इंटरवल। आई एक इंटरवल है। इंटरवल किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा है 10th क्लास, अरे 11th क्लास में सेट्स में आपने पढ़ा है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल क्या होता है कि पूरे उस रियल नंबर में हम कोई ब्रैकेट ले लेते हैं, जैसे 2 to 4, 4 to 9, कुछ भी ऐसा ले लें तो उसको इंटरवल बोलते हैं। तो यहां क्या हो गया, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, देन एफ इज सेट टू बी। अब यहां देखिए, अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया रियल वैल्यूड फंक्शन, वो फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, ध्यान समझिएगा, जो बात मैंने बताई वही है। वो इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब आप कोई भी दो नंबर ले लेंगे, रियल नंबर सिस्टम में कोई भी दो नंबर लेंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा डेफिनेटली। तो आपने ले लिया कि x1 इज लेस देन x2 इन i implies that fx1 is less than or equal to fx2 for every x1 x2 belongs to i। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कहा कि दो ऐसे फंक्शन आपने लिए और दोनों में वैल्यू में भी वही समानता है, क्या कि अगर x1 छोटा है x2 बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी fx1 की छोटी है और इसकी वैल्यू जो है, सॉरी ऊपर वाला देखते हैं, तो fx1 की वैल्यू बड़ी है और fx1 की वैल्यू छोटी है और fx2 की वैल्यू बड़ी है। लेकिन यहां पर एक और वर्ड लगा हुआ है, एक और चीज लगी हुई है, एक साइन लगा हुआ है इक्वल टू। तो इक्वल टू वाली कंडीशन यहां पर बन रही है, इसको आप देखिए। तो इंक्रीजिंग तो बढ़ा, यानी बढ़ तो रहा, क्रम बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं रुक भी रहा है। अब इसके और इसके बीच में लेंगे तो रुका हुआ है, देखिए, तो इसीलिए यहां पर आ रहा है इक्वल टू। इज इट क्लियर? तो अगर जो भी साइन होल्ड करते हैं वही साइन अगर उसके फंक्शन के बीच में भी होल्ड करता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर
दूसरे वाले केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है कि x1 इज लेस देन x2 इन i एंड fx1 इज लेस देन fx, वहां इक्वल टू नहीं होगा, जैसा कि आपने सेकंड केस में देखा, वहां इक्वल टू नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर है, जो बात लिखी गई है उसी का मैंने ग्राफ पहले बनाया है, इसीलिए कि आपको वो बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ज्यादा पसंद नहीं करता कि मैं लिख करके बोर्ड पर कुछ भी समझाऊं। उसके पीछे मैंने कई बार बात की है, क्योंकि वो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन होता क्या है कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप प्रैक्टिकली बैठे नहीं है मेरे सामने, तो आपको ये लगेगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, अब वो लिख रहे हैं तो हमारा टाइम जा रहा है, इस वजह से हमने लिख दिया। बट मैं इसे बहुत पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी करूं वो बोर्ड पे खुद करूं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहां आपको डेफिनेशन समझनी है, इसलिए मैंने लिखा है कि इन बातों को आप अच्छी तरह रिलेट कर जाएंगे। अब यहां हो गया। इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑन आई व्हेन x1 x2 बिलोंग्स टू दिस, x1 इज लेस देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx2। यानी कि अब क्या होगा, x1 x2 से छोटा है लेकिन वैल्यू x1 की ज्यादा है, x ठीक है x2 से, तो यहां पर वैल्यू उल्टी चल रही है, जैसा कि उस केस में पहला आपने देखा था x स्क्वायर के केस में। तो वैल्यू तो हम बढ़ा रहे थे लेकिन यहां वैल्यू घट रही थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए वैल्यू यहां पर बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन y यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब y नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन रुक रुक के आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी बना रहा है, जी इक्वल टू भी बना रहा है, इस वजह से वो डिक्रीजिंग में आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे अब कि जब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो यहां पर इक्वल टू साइन हट जाएगा, तो इक्वल टू साइन नहीं है यहां पर, तो बाकी सारी चीजें वही है। तो यहां तक आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे ये क्या है। अब जरा पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमने ये समझ लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई। व्हाट वी हैव टू डू, क्या हमको इसमें करना है, करना यह है कि जो आपके सामने फंक्शन आएगा उस फंक्शन में क्या आप बारी बारी से एक एक कोई वैल्यू लेंगे और उसको रखेंगे, ये संभव नहीं है, ये बहुत टफ हो जाएगा और ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो इसका एक वर्किंग रूल आया जिसको एज अ थ्योरम जाना गया, तो उसको भी समझते हैं क्या है। हम जब काम करने चलेंगे तो काम करना क्या है कि जब हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को हम पहले ये देखना है कि वो फंक्शन पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन एन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में की जाती है और कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में की जाती है, जो आपके लेवल ऑफ कोर्स में है। ठीक है, जो कोर्स ऑफ लेवल है आपका, वो आपका जो है वो यही है। तो यहां पर क्या है कि दिस एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। यानी हम अब करने वाले क्या है, मैं इसे मिटाता हूं और आपको एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको डेफिनेशन और क्लियर होती जाएगी। तो यहां पर पहले हम लोग एक सिंपल सा एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं आपके लिए, और लिख लेंगे तो आपको शायद उसी एग्जांपल से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि शो दैट the function fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x, x belongs to R, is strictly increasing on R। मैंने आपके सामने एक मेरी मेमोरी में क्वेश्चन था तो उसको मैंने लिख लिया है आपके सामने। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब हम क्या करेंगे, तो जब हमारे सामने फंक्शन आएगा, देखिए मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। एक तो फंक्शन ये हो गया, यानी हमें दो तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे दो तरह के बनते हैं। एक तो आपको प्रूफ करना रहता है, ठीक, कि वो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको कोई भी फंक्शन दिया है जैसा मैंने यहां दे दिया और आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आ रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ करने वाली बात हो गई। उसने आंसर भी दे दिया है आपको, अब आपको प्रूफ कर। और दूसरा होता है टू फाइंड, ठीक है, द इंटरवल, टू फाइंड intervals in which the function is increasing or decreasing। यानी क्या है, दो तरह के क्वेश्चन बने। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कभी भी एक चीजें लेके नहीं चलता। तो इस बात में मैं मेरी कोशिश रहती है, बाकी आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें दो तरह की बातें हमें प्रूव करनी है। पहला कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वी हैव टू शो दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एंड द सेकेंड वन इज टू फाइंड द इंटरवल, यानी वहां पे फंक्शन दे देगा और वो फंक्शन किस इंटरवल में लाई कर रहा है वो भी दे देगा और बताना है कि उस इंटरवल में वो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। जैसा आपने अभी fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर को आपने देखा, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और फिर जब आप इसे 0 करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी यहां पर पूरे रियल नंबर सिस्टम में दो इंटरवल बने। यहां पर एक तो आ गया -∞ से लेकर 0 तक और दूसरा आ गया +∞ तक, यानी कि इसके दो इंटरवल बने। अभी इस इंटरवल में आपने देखा था तो उसमें <0 मिला था और ये इंटरवल में आप जब देखेंगे तो >0 मिलेगा। इसीलिए उधर इंक्रीज कर रहा था, इधर डिक्रीज कर रहा था। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा और डिटेल बात करूंगा। तो अभी आपको बस ये मैंने बता दिया कि दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं कि दो तरह के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पर अगर इसको हम कर रहे हैं तो क्या करना है, देखिए जैसे अगर हमें प्रूव करना है तो पहले हमारा जो फंक्शन है वो हम लिख लेंगे। वर्किंग रूल हो गया एक तरह से, मैं समझिए वर्किंग रूल के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स। जब एफ डैश एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ओके, और +4, ठीक है। अब यहां पर हमें ये बताना है, ये फंक्शन देखिए आपने यहां थ्योरम में लिखा है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, यानी ये फंक्शन डेफिनेटली पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपने पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में चैप्टर में कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, ओके। एंड अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो यहां पर आपका जो है वो दोनों हो गया है। अब यहां कह रहा है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब उसका डिफरेंशिएशन >0 होगा, अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जब वो <0 होगा, और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब कि वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कांस्टेंट फंक्शन और उस फंक्शन में अंतर है, लेकिन वहां रीजन आप कह सकते हैं। यहां लिखा गया कि f इज ए कांस्टेंट फंक्शन इफ f डैश x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ab। अब यहां पर देखिए आप इसको जरा सा मैं थोड़ा इधर ही लेके आता हूं आपके लिए। तो f डैश x आपका आ चुका है, यहां पे 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, यहां आ जाएगा -2x और यहां आ जाएगा +3 तो नहीं होगा, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x और +3 + 1 कर दीजिए। अब इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर आपका जो है वो आ जाएगा 1 और यहां पर +1 और आ जाएगा, हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और +1, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई, f डैश x। आप जरा सोच के देखिए इस बात को कि मैं बार बार बोलते रहता हूं कि अगर किसी भी फंक्शन का हम स्क्वायर कर देते हैं या एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा जो भी फंक्शन है पहले तो रियल वैल्यूड है, और रियल वैल्यूड है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 0 आएगा, बट 0 से कम नहीं हो सकता। तो 0 भी आप पॉजिटिव नंबर में ही ले सकते हैं, 0 को आप नेगेटिव नंबर में नहीं रख सकते। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 हो जाएगा, कम से कम 0 हो जाएगा और अधिक से अधिक फिर 0 से
अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 भी हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, यानी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यही बात आप समझ गए तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये मैंने यहां बनाया, ये वैल्यू ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अगर ये वैल्यू मैंने बताई कि हमेशा पॉजिटिव होगी और +1 है, तो अगर ये 0 भी हो गई, मान लो 1 रखा तुमने 0 हो गई, उसके बाद आप कोई नेगेटिव भी रख देंगे तो वो वैल्यू बढ़ के पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, और जब 0 से बड़ी आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि fx is strictly increasing on r का मतलब कि थ्रू आउट रियल नंबर अगर आप जाएंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है कि अब मैं पूरे सिस्टम को इरेज कर सकता हूं, और अब आपको पूरी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर कमांड आ रहा होगा। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा दूसरे वाले केस के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और करके दूंगा, और दूसरा एक आपको मैं आपके लिए छोड़ूंगा आज, इसलिए कि आप भी बैठ के थोड़ा लगाएं और आपको लगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ताकि आप मुझसे फिर कमेंट सेक्शन से लेकर के चाहे जैसे भी, मेरे नंबर भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम सर आई या नहीं आई। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं कि फाइंड द इंटरवल, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है और बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, और उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि वो बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और टिग्नोमेट्रिकल बेस होता है एक्चुअली वहां पर। तो फाइंड द इंटरवल फॉर विच the function fx is equal to sin x plus cos x for every x belongs between 0 to 2 pi is strictly increasing and strictly decreasing. Find the interval for which the function this for every x belongs between 0 to 2 pi is strictly increasing and strictly decreasing. आपको इस बात को शो करना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको लगा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो आपके सामने जो गिवन फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन x और प्लस cos x, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहां पर सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग यहां पर बिल्कुल उसी रूल से जो करना है वही मैं बता रहा हूं आपको। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब जब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो f डैश x यहां पर आ जाएगा cos x और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। यहां तक भी आपको बात समझ में आ रही है। अब यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर जरा देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब यहां पर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम उसे 0 करेंगे तो हमको यह पता चलने लगेगा कि कहां पर वो फंक्शन ब्रेकेज जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर यह आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू cos x इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू 1। जब आप इसे नीचे लेके आएंगे तो साइन x अपॉन cos x tan x बन जाएगा और वो 1 हो जाएगा। आप बताओ कि tan की कौन सी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो उसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4, ठीक है।
क्या केवल 10 पाई बाई 4 ही होती है? तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर 10 पाई बाई 4 भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर थोड़ा इसका जनरल टाइप का मतलब वो लिख लेते हैं। तो इसका जनरल टाइप का शायद आपको याद होगा, और फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बात करते हैं तो यहां पर आ जाएंगे और वो वैल्यू हो जाएगी n पाई और प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब ये फार्मूला हो गया। अब इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हैं तो ऐसे केस में x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा, और जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4 आ जाएगा, और जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां पर 2 रखते ही x की वैल्यू जो होगी वो आपका 9 पाई बाई 4 हो जाएगी। अब आप 9 पाई बाई 4 जो होगा वो 2 पाई से ज्यादा होगा। आपको यहां जो इंटरवल दिया है वो ध्यान से समझिए, यहां जो इंटरवल दिया है वो आपको 0 से लेकर के और 2 पाई तक ही दिया है, तो हम 2 पाई से ज्यादा नहीं ले सकते, तो दिस वैल्यू विल नॉट होल्ड। इसका मतलब वो 2 पाई से बाहर चला गया, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। यहां पर आपका एक जो पॉइंट आया वो आ गया पाई बाई 4, और एक पॉइंट यहां पर आ गया 5 पाई बाई 4। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहां पर क्या हुआ कि आपने 0 से लेके 2 पाई के बीच में आपने 3 इंटरवल यहां पे सर्च कर लिए। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, और एक इंटरवल ये है। तो आपने यहां पर देख लिया एक इंटरवल 0 से लेकर के पाई बाई 4 है, और जो इंटरवल बीच में आते हैं वो कभी टेकअप नहीं होते, वो हमेशा ओपन इंटरवल होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी पर उसकी वैल्यू 0 हुई है, तो इसलिए वो टेकअप नहीं होते। लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये आप ले सकते हैं। अब हमको करना क्या है, कैसे हम जानेंगे कि फंक्शन कहां कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां कहां डिक्रीज कर रहा है? इसको करने से एक फायदा हुआ कि हमारा जो इंटरवल है, इस थ्रू आउट इंटरवल में कोई भी वैल्यू हम टेकअप करेंगे तो उसके लिए हम चेक करेंगे, जैसा आपने थ्योरम में अभी डेफिनेशन में लिखा था कि f टेस्ट x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि उस पूरे इंटरवल में कोई वैल्यू हम ले लें और उसके लिए अगर वो फंक्शन जो है क्या करे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और अगर कांस्टेंट है मतलब 0 हो गया तो वो कांस्टेंट हो गया। तो हमें यही चेक करना है। तो अब यहां एक एक केस लेंगे हम। तो पहला कि लेटेस्ट टेक x इज इक्वल टू, अब देखो ये 0 है और ये पाई बाई 4 है, तो अगर ये 0 है और आपका जो एफ डैश आया है वो ये आया है, देखिए एफ डैश एक्स आपको पता होना चाहिए cos x माइनस साइन एक्स आया हुआ है। तो लेट अस टेक x, अब इसके बीच में हम ले लेते हैं कोई वैल्यू ले ली, तो ऐसी वैल्यू लीजिए जो वैल्यू आपको पता हो। तो जैसे मान लीजिए आपने ये पाई बाई 4 का मतलब 45 है, तो 30 ले लीजिए, तो पाई बाई 6 ले लेते हैं, बिलोंग्स बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। ओके, तो इस इंटरवल में हमने ले लिया। अब ये वॉच करते हैं कि इस इंटरवल में लिया तो हुआ क्या। तो यहां पर आपका जो है एफ डैश एक्स, ठीक है, वो आपका है cos x और माइनस साइन x। ओके, तो f डैश और x तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन वो थ्रू आउट इंटरवल है, तो ये इंटरवल बनाने का यही फायदा है कि उस पूरे इंटरवल में वो एक कमरा हो गया और उस कमरे में जो भी माहौल होगा वो पूरी तरह से बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये तरह से है पूरे उसमें जो है उसका वैल्यू सेम आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए नेगेटिव जो भी आए। तो पाई बाई 6 अगर आप इसमें रखते हैं तो क्या घटना होगी जरा वो देखिए आप। पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, आपको अच्छी तरह पता है कि इस cos की वैल्यू 0 से लेके 90 तक लगातार जो है कम होती है, पहले ज्यादा होती है फिर कम होती है, और साइन में 0 से लेके 90 तक वो लगातार इंक्रीज करती है। तो cos पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और यहां पर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2 जो कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। सो देयरफॉर f dash x is greater than 0 for every x belongs between 0 to pi by 4। थोड़ा समझना आसान नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिना मेहनत के मिलने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो जाकर के आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे, ये मैं जानता हूं। तो यहां पर आपका जो है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं कि आपको सबको समझ में आए।
अब यहां पर क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस मच, आपने इस पे वैल्यू रखा और ये वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर अभी मैं रिजल्ट तो बाद में निकाल लूंगा, अब यहां पर ये तो समझ में आ गया, ये चीज मैं यहां पर कोड कर दे रहा हूं। चलिए अब यहां पे हमें एक और इंटरवल के बारे में बात करनी है, तो यहां पर बी केस ले लेते हैं। बी वाले में देखिए क्या है, अच्छा यहां पर ये कर रहा है तो इसे पॉजिटिव लिख लीजिए आप, उसका फायदा ये होगा कि हमें पता रहेगा कि वहां इंक्रीज कर रहा है। अब इस वाले इंटरवल में चले जाते हैं, तो इस वाले में ये π/4 है, मतलब 45 है, और ये आपका जो है वो 225 है, मतलब ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 45, तो 45 का 5 टाइम्स 4 टाइम्स 180 हो गया, तो 225। तो इसके बीच में आप ऐसा कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो बहुत आसान हो, जैसे 90 ले लीजिए, 90 बहुत आसान है। तो यहां पर लेटेस्ट टेक x इज इक्वल टू π/2 बिलोंग्स बिटवीन π/4 टू 5π/4। देखिए यहां पर मैंने इंटरवल दोनों ओपन रखे हैं, क्यों, मैंने बताया जो बीच में होंगे वो हमेशा ओपन कैटेगरी में होंगे। अब यहां पर वैल्यू आ गई, जब ये आपने ले लिया तो अब इसकी वैल्यू उसमें रहती है, तो एफ डैश में डायरेक्ट अब रखूंगा, तो π/2 जब हम लेंगे तो यहां पर क्या घटना होगी, cos π/2 माइनस sin π/2। ओके, अब cos π/2 is 0 and sin π/2 is this is -1 which is less than 0. So therefore f dash x is less than 0 for every x belongs to π/4 to 5π/4। तो यहां पर ये वैल्यू जो है वो हो गई निगेटिव। ठीक, अब यहां चले आते हैं फिर, तो क्लियर हो गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट मैं यहीं छोड़ता हूं, फिर अभी इकट्ठे रिजल्ट हम लोग इन्फर कर लेंगे। तो यहां पर सी केस और हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, लेटेस्ट टेक x इज इक्वल टू 3π/2। ठीक है, 3π/2 कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, एंड बिलोंग्स बिटवीन 5π/4 यस एंड 2π। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। अब हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं, देयरफॉर एफ डैश 3π/2 जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा cos 3π/2 माइनस sin 3π/2। ओके, एंड यू नो दैट cos 3π/2 is 0 and sin 3π/2 is -1, so comes out to be +1 which is greater than 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू फिर प्लस हो गया है। इसका मतलब कि f डैश x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स बिटवीन, ये आपका इंटरवल आ जाएगा 5π/4 to 2π। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये वैल्यू भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहां ऑलरेडी आप पॉजिटिव, चूंकि होता क्या है कि बेबी का मेथड ये कहता है कि अगर यहां पर पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली अक्सर अल्टरनेट जाता है, लेकिन आप बिना चेक किए नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप इसका रिजल्ट इन्फर जो हुआ है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। ओके, तो इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो अब देखिए कि दो इंटरवल में पॉजिटिव आया है यानी कि इंक्रीजिंग है, और एक इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन f(x) is strictly increasing in, अब कौन कौन से इंटरवल में है, तो 0 to π/4 यूनियन 5π/4 2π। आप सोच रहे होंगे यहां पर 2π क्लोज बन रहा है, तो 2π क्लोज इसलिए कि वो 2π क्लोज दिया ही हुआ है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि इसके बीच में भी कंट्राडिक्शन है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं लिया जाता है, लेकिन आप ले सकते हैं क्योंकि वहां पर वो क्लोज इंटरवल है। हालांकि 2π पर अगर वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो वहां पर चूंकि इंटरवल क्लोज है तो आप ले सकते हो। तो यहां हो गया 0 to π/4 यूनियन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो ये पहला केस हो गया। एंड द फंक्शन f(x) is strictly decreasing in, अब जब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, π/4 एंड 5π/4, और ये दोनों ही ओपन होगा। रीजन बिहाइंड कि आपको बताइए कि इन बिटवीन है और आपने निकाला है तो इन दोनों पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो ये ओपन इंटरवल में होगा। तो यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली जो है वो डिक्रीज कर गया।
तो यहां पर आपने देखा कि आपने इन दिस वे आपने क्या किया कि एक गिवन इंटरवल था, उस गिवन इंटरवल को आपने ब्रेक किया और उसमें आपने देखा कि दो जगह वो इंक्रीज कर रहा था और एक जगह बीच में वो डिक्रीज कर रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था। तो मुझे लगता है कि इन दिस वे आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह आप समझ चुके हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है और आप आराम से उसको हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो बच्चों मैं यहां पर इसको एंड करना चाहूंगा, सेशन काफी लंबा जा रहा है। तो अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी उसको आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं अपने नंबर भी दे दूंगा और आप इस पे कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट दे देंगे। लेकिन जरूर कमेंट दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप कमेंट देंगे। ऑल द बेस्ट।